चल निकल जा इस घर से। अब इस घर में तेरी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, बड़ी महारानी बनने की सोचती थी। अब महारानी से नौकरानी बनने का समय आ गया है। चल निकल जा यहाँ से। ऐसा मत कहिए भैया जी। मेरा आप लोगों के सिवा है ही कौन? अगर आप लोग भी ऐसे करेंगे तो मेरा क्या होगा? हम तेरे बारे में सोचेंगे तो अपने बारे में कब सोचेंगे? हाँ, चल निकल जा इस घर से। सोनिया, हाँ, निकालो इसे। मेरा तो दम घुटने लगा है इसके साथ। और फिर विनय और सोनिया आरुषि को धक्का मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। आरुषि के लिए ये बहुत दुखद था। अब मैं कहाँ जाऊं? मैं क्या करूं? हे भगवान, मेरा तो जीने का मन ही नहीं कर रहा है। आरुषि बस रोती रहती है। आसपास के लोग उसे आते जाते हुए देखते रहते हैं। कुछ लोग उसे समझाते भी हैं। एक महिला आरुषि को समझाते हुए कहती है, देखो बहन, माना तुम्हारे साथ गलत हुआ है और गलत भी हो रहा है, लेकिन हिम्मत हार जाने से कुछ नहीं होगा। तुम इन लोगों से दूर चली जाओ, लेकिन इस तरह हिम्मत मत हारो और दूसरों के भरोसे में मत रहो। वो महिला आरुषि को समझाकर चली जाती है, लेकिन आरुषि तो जैसे हिम्मत हार चुकी थी, वो वहीं पर सड़क पर बैठे बैठे रोती रहती है। रोते रोते उसे शाम हो जाती है और वो सोचती है, अब कुछ नहीं रहा मेरे जीवन में। इस तरह बेकार जीवन जीने से अच्छा है मैं अपने प्राण त्याग दूं। मैं जंगल के पास जाकर नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगी। ये सोच आरुषि जंगल की ओर निकल पड़ती है। रोते रोते वो जंगल में होती हुई नदी के पास जाती है और भगवान से शिकायत करने लगती है, हे भगवान, आपको मुझ पर जरा भी तरस नहीं आया। मेरी ऐसी हालत है, फिर भी मेरा साथ देने को कोई नहीं है। ऐसे में मैं आपसे एक साथ की उम्मीद रख रही थी, लेकिन आपने भी मेरा साथ नहीं दिया और अब मुझे अपने प्राण त्यागने होंगे। उसके ये शब्द वहीं पास में बैठे गुरुदेव सुन लेते हैं और वो तुरंत उसके पास आते हैं। क्या हुआ पुत्री? तुम इतनी तेज रो क्यों रही हो? और आखिर भगवान से नाराज क्यों हो? और फिर आरुषि उन गुरुदेव को अपनी सारी परेशानी बताती है। वो उन्हें अपने पिछले दिनों के हालात के बारे में बताती है। ये तो बहुत दुखद है। मैं मानता हूं तुम्हारे साथ जो हुआ है वो बहुत गलत है, लेकिन ऐसे में भी तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि और मेहनत से जीवन जीना चाहिए। कहने में आसान लगता है बाबा जी, लेकिन बहुत मुश्किल है। और अगर इतना ही आसान है तो आप बताइए मुझे कि मैं क्या करूं। जो आप बताएंगी मैं वैसा करूंगी। पहले तो तुम अपने मन से गलत विचार निकाल दो, और जब तक तुम्हारा मन ठीक नहीं है तब तक यहाँ जंगल में रहो। यहाँ तुम्हें भोजन बनाने के लिए ताज़ा सब्जियां और फल भी मिलेंगे। ठीक है बाबा जी, आप कहते हैं तो मैं जंगल में रहकर जीवन बिताने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं रहूंगी कहाँ? तुम परेशान मत हो। जिस तरह मैंने जंगल में अपनी कुटिया बनाई है, उसी तरह तुम्हारे लिए भी एक कुटिया बना दूंगा। तुम उस कुटिया में रहना और जंगल में जीवन बिताना। गुरुदेव की बात आरुषि मान लेती है। वो रोज जंगल से ताजी सब्जियां और फल तोड़ती और अपना जीवन बिताने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। उसके अंदर जीवन जीने की एक नई उम्मीद फिर से आ जाती है। वो गांव में घूमने जाती है और वहां से लौटते समय रास्ते में बहुत तेज उसे भूख लगती है। बहुत तेज भूख लगी है, लेकिन यहाँ आसपास क्या खाऊं? मेरे पास तो रुपए भी नहीं है। खैर, किसी से कहकर देखती हूँ, क्या पता कोई मुझे खाना खिला दे। वो एक पराठे वाले ठेले पर जाती हैं, जहाँ काफी सारे लोग पराठे खा रहे थे। भैया जी, बहुत तेज भूख लगी है, लेकिन मेरे पास रुपए नहीं है। क्या आप मुझे एक पराठा खिलाएंगे? देखो बहन, हम भी यहाँ कमाने बैठे हैं। अगर ऐसे खिलाने लगे तो कैसे काम चलेगा? हाँ, आपकी बात भी ठीक है, कोई बात नहीं। वो जाने लगती है, लेकिन तभी वो दुकानदार उसे रोककर पराठे खाने के लिए कहता है। अच्छा बहन, ये लो, एक पराठा खा लो। उम्मीद करता हूँ तुम्हारी थोड़ी भूख तो इससे मिटी जाएगी। धन्यवाद भैया। आरुषि पराठा खाती है और खाते खाते सोचती है, भैया जी पराठे ज्यादा अच्छे नहीं बनाते, फिर भी इनके पास बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। क्यों ना मैं भी जंगल के बाहर वाले रास्ते पर पराठे बेचना शुरू कर दूं? शायद इससे मेरे पास एक अच्छी कमाई होने लगी। ऐसा सोचकर आरुषि अपनी कुटिया में जाती है और पराठा बनाकर देखती है। अगर आज अच्छा पराठा बन गया तो फिर मैं कल से ही पराठे बेचना शुरू कर दूंगी। वो पराठा बनाकर सीधी गुरुदेव के पास लेकर जाती है।
बाबा जी बताइए परांठा कैसा है? अगर ये अच्छा लगा तो मैं कल से ही परांठे बेचने लगूंगी। गुरुदेव परांठा खाकर देखते हैं तो आरुषि की बहुत तारीफ करते हैं। वाह बेटी, परांठा तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। तुम कल से अपना ही काम शुरू कर दो। और फिर अगले दिन से ही आरुषि जंगल के बाहर पराठे बेचने लगती है। पराठे पराठे, गरम गरम ताजे ताजे, सिर्फ 10 रुपए में, घर जैसा स्वाद। लाइए मजेदार पराठे सस्ते में। वो एक ऐसा रास्ता था जहां एक भी ठेला नहीं था, जहां कोई भी कुछ नहीं बेचता था, कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलता था। इसलिए आने जाने वाले लोगों को अक्सर ही उस रास्ते पर परेशानी होती थी। इस वजह से जब लोग वहां आरुषि को पराठे बेचता देखते तो उसके पास पराठे खाने जरूर आते। लाओ बहन, 2 पराठे दे दो मुझे। हाँ भैया, आपको गर्मा गर्म पराठे बनाकर देती हूँ। अच्छा हुआ बहन जो तुमने यहाँ पे पराठे बेचना शुरू कर दिया। मैं रोज ही इस रास्ते से गांव और शहर की ओर जाता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। भूखे प्यासे मेरी हालत खराब हो जाती है। लेकिन अब से मैं तुम्हारे यहाँ पराठे खाने जरूर आया करूँगा। आरुषि उस आदमी को पराठे बनाकर दे देती है। वो आदमी अच्छे से पराठे खाता है और खुश होकर आरुषि के पास से जाता है। और उसके बाद से ही और लोग भी आरुषि के पास पराठे खाने आने लगते हैं। धीरे धीरे देखते देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और आरुषि का पराठे का काम वहां पर जम जाता है। उसे लोग जंगल में पराठे वाली के नाम से बुलाने लगते हैं। गुरुदेव, इस जंगल में जहाँ किसी की भी जाने की हिम्मत नहीं होती है, तुम उस जंगल के बाहर पराठे बेच रही हो। बड़ी हिम्मत वाली हो तुम, जंगल में पराठे बेचने वाली। आरुषि ने कहा, हाँ लेकिन आपने भी तो मुझे बहुत हिम्मत दी थी ना। आखिर आपकी हिम्मत की वजह से ही तो मैं ये कर पा रही हूँ। गुरुदेव, चलो अच्छा है, तुम इसी तरह अपना काम करो और खुश रहो। आरुषि अच्छे से अपना जीवन चलाने लगती है, लेकिन आखिरकार गांव में सभी को पता चल जाता है कि वो जंगल में पराठे बेचती है। और जब ये बात उसके विनय और सोनिया को पता चलती है, तभी वो उसकी तरक्की से जलने लगते हैं। सुना आपने, वो आरुषि जंगल में पराठे बेचने लगी है। मुझे तो लगा था हमारे यहाँ से निकल जाने के बाद वो जगह जगह भटकेगी और एक अच्छी जिंदगी के लिए तरसेगी, लेकिन उसने तो हमसे भी अच्छा नाम बना लिया है। सही कह रही हो तुम। न जाने कहाँ से उसमें इतनी हिम्मत आ गई जो वो अपना खुद का काम करने लगी, वो भी जंगल के पास, जहाँ अच्छे अच्छे लोग जाने से घबराते हैं। अब आप सिर्फ बातें मत करिए, कुछ कीजिए, कोई चाल चलिए। और अगले दिन आरुषि का भाई विनय उससे मिलने उसके पराठे वाली जगह पर पहुंचता है। अरे मेरी प्यारी बहना, तू यहाँ पर पराठे क्यों बेच रही है, वो भी जंगल में? तुझे पता है मुझे कितनी चिंता होती है तेरी। चिंता? क्यों झूठ बोलते हो भैया? अगर आपको मेरी चिंता होती तो आप मुझे घर से ना निकालते। लेकिन आपको मेरी कोई चिंता नहीं, आप तो बस मेरे लिए बुरा सोचते हैं, और इसलिए मैं आपके साथ घर वापस नहीं जाऊंगी। ऐसा मत बोलो बहन, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे जाने के बाद मैं और तुम्हारी भाभी, हम दोनों कितने दुखी हुए थे। रो रो कर तुम्हारी भाभी का तो बुरा हाल हो गया था। मैंने तुम्हें ढूंढने की भी कोशिश की, लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। अब तुम खुद ही सोचो, भला इस जंगल में तुम रह रही हो, ये बात कोई कैसे पता कर सकता है? आरुषि अपने भाई की बातों को सुनकर पिघल जाती है। उसे लगता है जैसे सच में उसके भैया और भाभी उसकी चिंता करने लगे हैं। आरुषि, ठीक है भैया, मैं आपके साथ आज घर चलूंगी। और फिर आरुषि शाम में अपने भैया भाभी के घर पहुंचती है, जहां उसकी भाभी सोनिया रो रही होती है और आरुषि को देखते ही उसे गले लगा लेती है। सोनिया, कैसी है तू? मैं तो तेरे बिना एक भी दिन नहीं रह पाई, लेकिन अब तू यहाँ से नहीं जाना, यहीं रहना हम दोनों के साथ। आरुषि, हाँ भाभी, ठीक है, मैं आप लोगों के साथ ही यहीं रहूंगी। विनय, चलो अच्छा ही हुआ जो हम लोग फिर से पहले की तरह मिलकर रहने लगे। अगले दिन आरुषि पराठे बेचने जाती है। तब आरुषि की भाभी सोनिया कहती है, अगर इसने पराठे बेचना शुरू ना किया होता और ये अच्छा ना कमा रही होती तो मैं इसे घर में 1 मिनट के लिए भी नहीं बर्दाश्त करती। मैं भी इसे 1 मिनट घर में नहीं रखता, लेकिन अगर ये हमें अच्छे रुपए कमा कर देगी तो फिर क्या परेशानी। धीरे धीरे मैं उस जगह से इसे हटाकर तुम्हें पराठे बेचने भर लगा दूंगा। फिर हमारे पास बहुत रुपए आया करेंगे और तब हम इसे घर से निकाल देंगे। सोनिया, आप तो सच में ही बड़े चालाक हैं।
आरुषि पराठे बेचकर ठीक ठाक कमा रही थी। वो शाम में घर पहुंचती है और उसके विनय उससे कमाई के रुपए मांगने लगते हैं। वैसे आरुषि, तुम्हारा काम तो अच्छा चलता है ना? हाँ भैया, बहुत सारे लोग मेरे पास पराठे खाने आते हैं। मैं रोज के 800 रुपए से 1000 रुपए जोड़ लेती हूँ। विनय, ये तो बहुत अच्छी बात है। दरअसल क्या है ना कि मुझे कुछ 500 रुपए की जरूरत थी। अगर तुम मुझे 500 रुपए दे देती तो मेरी परेशानी कम हो जाती। हाँ भैया, मैं अभी आपको 500 रुपए दे देती हूँ। आरुषि अपने भैया की बातों में आ जाती है और उसे तुरंत 500 रुपए दे देती है। रोज ही विनय उससे रुपए मांगा करता था। आरुषि भी प्रेम भाव में उन्हें रुपए दे दिया करती थी। जो भी कहो, जब से आरुषि आई है तब से रोज ही 500 रुपए हमें बिना मेहनत के मिल जाते हैं। हाँ, लेकिन इतने रुपए काफी नहीं हैं। मैं तो चाहती हूँ कि अब आप उससे बात करें ताकि उसकी जगह मैं पराठा बेचना शुरू करूं। वैसे भी रोज रोज उसकी शक्ल देखकर मेरा दिन खराब हो जाता है। ठीक है, मैं उससे बात करूंगा। विनय आरुषि से इस बारे में बात तो करते हैं, लेकिन आरुषि उनकी बात मानने से मना कर देती है। आरुषि, नहीं भैया, मैं किसी को भी अपने साथ काम पर नहीं लेकर जाऊंगी। वो काम मैंने बहुत मुश्किल से जमाया है और अब मैं नहीं चाहती कि किसी की वजह से मेरा काम खराब हो। अरे वाह, तू हमारे घर में रह रही है और हम ही से गलत बात कर रही है। अगर तू अपनी भाभी को नहीं लेकर जा सकती है तो फिर हम भी तुझे इस घर में नहीं रख सकते। ठीक है भैया, तो मैं घर से चली जाती हूँ। आरुषि उनके घर से चली जाती है, लेकिन ये बात विनय और सोनिया को खटक जाती है। अब तो उसका ठेला वहां से हटाना चाहिए। वो तो वहां जब तक पराठे बेचेगी तब तक मेरे दिल में आग लगती रहेगी। तू चिंता मत कर, आखिर मैं भी चाल चलने में कोई कम नहीं हूं। मुझे पता है कि कैसे उसके काम को खराब करना है। अगले दिन विनय आरुषि से माफी मांगने के लिए फिर से उसके ठेले पर जाता है। मुझे माफ कर दे मेरी बहन, पता नहीं क्या हो जाता है कभी कभी मुझे जो तुझसे इतना गंदा व्यवहार कर देता हूं, लेकिन मैं मन से तेरे लिए कुछ गलत नहीं चाहता। नहीं भैया, अब तो समझ नहीं आता कि आप पर विश्वास करूं या नहीं। ऐसा मत बोल मेरी बहन, ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूं। तू पराठे बनाती है ना, देख मैं तेरे लिए ये 5 किलो आटा लेकर आया हूं, और छोटी मोटी भूल तो तू मेरी माफ कर ही सकती है। आरुषि फिर से अपने भैया की बातों में आ जाती है और उसे माफ कर देती है। वो उसी आटे से पराठे बनाती है जो आटा उसे उसके भैया ने लाकर दिया था। लेकिन उस आटे के पराठे खाते ही एक आदमी को खून की उल्टियां हो जाती हैं। अरे ये क्या हुआ इनको? मुझे तो लगता है कि जो पराठा इन्होंने खाया है उसी से इनकी तबीयत खराब हो गई है। तुमने जरूरी पराठे में कुछ गलत मिलाया है। कैसी बातें कर रहे हैं? आज से पहले ऐसा कभी हुआ है क्या? तो फिर अब ऐसा क्यों करूंगी? लोग तुरंत उस आदमी को अस्पताल लेकर जाते हैं और पुलिस भी बुला लेते हैं। डॉक्टर उस आदमी को बचा लेता है, जिसके बाद आटे की जांच करने पर पता चलता है कि आटे में जहर मिला हुआ था। और अब पुलिस वाला आरुषि से पूछताछ करता है। पुलिस वाला, सच सच बता, तूने ऐसा क्यों किया? आरुषि, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये आटा तो मेरे भाई ने लाकर दिया था। आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप मेरे साथ चलिए। पुलिस वाला आरुषि के भैया भाभी के घर पहुंचता है और घर पर देखता है तो उसे जहर की एक शीशी मिल जाती है। पुलिस वाला सही कह रही है, तुम ही लोगों ने आटे में जहर मिलाया है। और ये जहर की शीशी? सोनिया, आप गलत समझ रहे हैं। ये जहर जरूर उस आरुषि ने मिलाया होगा। वैसे वो भी तो इसी घर में रह रही थी ना। हाँ, हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। और वैसे भी ये जहर की शीशी तो शहर में मिलती है, भला हम कैसे ये शीशी लेकर आएंगे? पुलिस वाला समझ जाता है कि जहर आरुषि ने नहीं बल्कि उसके विनय और सोनिया ने ही आटे में मिलाया था। जब आप लोग इस शीशी के बारे में जानते नहीं तो आपको ये कैसे पता कि वो शीशी में जहर मिलती है? इसका मतलब आप ही लोग शीशी खरीद कर लाए थे। मैं अभी आप लोगों को जेल में डालता हूं। विनय, तो तू बिल्कुल भी चुप नहीं रह सकती। तेरे बड़बोलेपन की वजह से आज मैं पकड़ा गया। अब पता नहीं कितने लंबे समय के लिए मुझे सजा होगी। पुलिस वाला आरुषि के भैया भाभी को जेल में डाल देता है और आरुषि को जब इस बात का पता चलता है तो वो फिर अपने भैया भाभी के पास ना लौटने का प्रण ले लेती है। मैं अब कभी अपने भैया भाभी के पास वापस नहीं जाऊंगी। उनके पास जाने से बेहतर है कि मैं इसी तरह ये जंगल में पराठे बेचकर अपना गुजारा करती रहूं और खुश रहूं।
मुझे उनसे कुछ नहीं लेना देना है। वो ना कभी मेरे थे और ना कभी रहेंगे।